हमारा जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर इन चाइल्डहुड आर कॉल्ड। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर यदि बच्चों में आते हैं तो वो क्या हैं? पेटेट माल सीजर, ग्रैंड माल सीजर, बायलेटरल सीजर या फिर अटोनिक सीजर्स। तो यदि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की बात की जा रही है, वो बचपन में आते हैं तो वो कहलाते हैं ग्रैंड माल सीजर। नेक्स्ट वन, एन एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और संकल्पनात्मक ढांचे का उदाहरण क्या है? पेशेंट की फीडबैक, नर्सिंग प्रोसेस, प्रोग्रेस नोट्स या प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाती है नर्सिंग प्रोसेस। क्या है? यह है नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सेरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज। तो यहाँ पर ह्यूमन सेरा दिया जाता है आफ्टर डॉग बाइट के, किसी को कुत्ते ने काट दिया है, कुत्ते के काटने के बाद दिया जाने वाला जो ह्यूमन सेरा है वो क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन है, टॉक्साइड है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ पे देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इसको आप आफ्टर एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। टॉक्साइड में तो टिटनेस टॉक्साइड बस यहाँ पे दिया जाता है, टीटी है यहाँ पे, वो रहेगा क्या कहलाएगा? आफ्टर डॉग बाइट के बाद यदि आपको ह्यूमन सेरा दिया जा रहा है तो ये कहलाता है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। यदि किसी को डॉग बाइट कर दे तो फर्स्ट थिंग होती है, जिस एरिया में कुत्ते ने काटा है उस एरिया को साबुन और पानी से अच्छी तरह से वॉश आउट कीजिए, देन हॉस्पिटल जाइए, रेबीज़ का पूरा ट्रीटमेंट कोर्स लीजिए, और जिस भी डॉग ने काटा है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं कि उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। नेक्स्ट वन इज़, और जो भी रेबीज़ का पूरा ट्रीटमेंट कोर्स होता है वो भी फॉलो कीजिए, क्योंकि यदि आप वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना है जो करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इम्प्रूव्स हियरिंग। तो यदि बात की जा रही है ऐसी डिवाइस यूज़ करना जो तो या तो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, मतलब नेचुरल हियरिंग नहीं है। नेचुरल हियरिंग है जो नेचुरल भगवान ने हमें सुनने की क्षमता दी है वो नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हियरिंग डिवाइस यूज़ की जा रही हैं वो क्या है? लिप रीडिंग, स्पीच थेरेपी, साइन लैंग्वेज या फिर हियरिंग एड्स। तो ये कहलाते हैं हियरिंग एड्स, कान की मशीन। नेक्स्ट वन, मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएट विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। यदि पीरियड्स में दर्द हो, क्या है? क्रैम्प्स हो, दर्द हो, तो यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है पेन एसोसिएट विद द मेंस्ट्रुएशन, और इसके लिए जो टर्म है वो क्या है? डिस्मेनोरिया। क्या है? डिस्मेनोरिया। डिस्टोकिया का मतलब तो होता है एबनॉर्मल लेबर। क्या है यहाँ पे? एबनॉर्मल लेबर। यूटोकिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर, डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग। तो यहाँ पे आपको डिस वर्ड जुड़ के मतलब कुछ प्रॉब्लम है और पेन है, क्या है? दर्द है और कुछ दिक्कत है। और यहाँ पे आपको बात की जा रही है यूटोकिया मतलब नॉर्मल लेबर है, डिस्टोकिया मतलब एबनॉर्मल है, और डिसमेनोरिया है मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, एमनोरिया है मतलब एब्सेंट है पीरियड्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इंटरवेंशन फॉर एक्यूट सीरस ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पर सीरस ओटाइटिस मीडिया का जो यहाँ पे आपको इंटरवेंशन है वो क्या है? मास्टोइडेक्टोमी, मैरिंगोटोमी, स्टेपेडेक्टोमी या फिर टिम्पेनोप्लास्टी। सीरस ओटाइटिस मीडिया में जो इंटरवेंशन अपनाया जा सकता है जिससे और आगे कंडीशन से बच सकें तो वो कहलाता है क्या? मैरिंगोटोमी। क्या है यहाँ पे? मैरिंगोटोमी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। यदि किसी को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आता है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा? CPR देना, परमानेंट पेसमेकर, कार्डियोवर्जन या फिर टेम्पररी पेसमेकर। लेट से किसी को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आया है, क्या है? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आया है, तो आप क्या उसका पेसमेकर बदलेंगे, कार्डियोवर्जन करेंगे, टेम्पररी पेसमेकर लगाएंगे? आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एज पर पेशेंट, आप उसको सबसे पहले क्या देंगे? CPR देंगे। आफ्टर दैट पेशेंट को आप हॉस्पिटल भेजेंगे, ना कि इमीडिएट परमानेंट पेसमेकर कार्डियोवर्जन करेंगे, इतने में मरीज की जान चली जाएगी। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के लिए वो क्या हो जाएगा? हमारा CPR। नेक्स्ट वन,
What is the research design called that involve manipulation of independent variable without the random assignment of participants to condition or order of condition? तो यहाँ पर आपको एक रिसर्च की डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है जिसमें मैनिपुलेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिना किसी चेंजेस के क्या किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्या है? एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जिसको क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बिना किसी असाइनमेंट के। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड लिविंग इन द सेम एरिया हु आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन? तो यहाँ पर लोगों का ऐसा समूह जो सेम एरिया में रहता हो, उनके काम करने का जो तरीका भी है वो मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन उनका जो फीचर्स हैं वो सेम है। वो क्या है? कम्युनिटी है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो ये सेम एरिया की बात की जा रही। जब एरिया वर्ड आ जाए मतलब यहाँ पे बात हो रही है हमारी किसकी? कम्युनिटी की। ये चीज़ आपको ट्रिक्स है याद रखना है। मतलब यहाँ पे सेम जियोग्राफिकल एरिया वर्ड यूज़ हो जाए, सेम एरिया यूज़ हो जाए तो वो कहलाता है क्या? कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन? अब स्किन की सबसे सुपरफिशियल आउटर लेयर क्या है? सेबेसियस ग्लैंड, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर हेयर? तो हमारी स्किन की सबसे ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होती है क्या? एपिडर्मिस, आफ्टर दैट डर्मिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन? पीरियड्स का परमानेंटली आना बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेनोपॉज। आफ्टर 50+ के बाद है जो क्या आते हैं? मेनोपॉज आते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल, जो फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल क्या होता है? डाउन होने लगता है। और महिलाओं में हड्डियां क्या होने लगती हैं? वीक होने लगती हैं, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का परमानेंटली बंद हो जाना कहलाता है मेनोपॉज। और यहाँ पे एमनोरिया का मतलब होता है पीरियड्स क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। लेकिन परमानेंटली बंद होना मेनोपॉज है, और पीरियड्स का एब्सेंट होना, एब्सेंट होने का मतलब 2 महीने नहीं आए, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो 9 महीने नहीं आए, वो है फर्स्ट पीरियड्स का आना कहलाता है क्या? मिनार्ची। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की मेथड कौन सी है? कन्वेनियंस सैम्पलिंग, कंप्यूटर टेबल, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर क्वेटा सैम्पलिंग? तो यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है कंप्यूटर की टेबल। नेक्स्ट वन, ऑल द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट ऑन हिज हर स्टेज ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए किसी पर्सन की जो स्टेट है, कंडीशन है उसकी हेल्थ को लेके, वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को आप नाप पा रहे हैं, लाइक उसका बीपी चेक कर पा रहे हैं, पल्स रेट चेक कर पा रहे हैं, और उसको देख के आप समझ पा रहे हैं कि इसको क्या समस्या हो सकती है। तो कौन सा डेटा है? बायोग्राफिक, प्राइमरी, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव? तो एज पर पेशेंट को देख के मेज़र करके जो चीज़ें आप लिखते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव डेटा बाय ऑब्जर्वेशन। अब जो चीज़ पेशेंट बताता है, जो पेशेंट बता रहा है, पेशेंट कह रहा है नोजिया फील हो रहा है, नोजिया को क्या आप चेक कर सकते? बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि वो वॉमिट करता है तो वॉमिटिंग आप विजुअलाइज करेंगे, वॉमिटिंग आपका ऑब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव डेटा का मतलब जो चीज़ पेशेंट कह रहा है कि उसको वैसा फील हो रहा है, लाइक उसके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो वो सब आपका सब्जेक्टिव डेटा होगा। लेकिन एज पर आप उसको असिस्ट करके जो चीज़ें नोटिस करते हैं तो वो कहलाएंगे क्या? ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट वन, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? अरिथमा, डिहाइड्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? तो यहाँ पर बच्चों में कॉमनली बीपी बढ़ने का रीज़न होगा, हाइपरटेंशन का रीज़न होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बच्चों में डिहाइड्रेशन के कारण बीपी लो होगा, क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो होगा, ड्रॉप होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी बीपी ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंडेड सेबेसियस ग्लैंड विच अपीयर्स एज वाइट डॉट्स ऑन नोज एंड फेस ऑफ द न्यूबॉर्न? बच्चों में आपने देखा होगा नोज़ के यहाँ पे, चीक्स के यहाँ पर वाइट के टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे से शाइनिंग आपको डॉट जैसे दिखेंगे, नोज़ पे, फेस पे, चीक्स के यहाँ पे भी दिखेंगे, और स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है? मंगोलियन स्पॉट है, एरिथेमा है, स्ट्रोक बाइट है या फिर मीलिया है? ये कहलाते हैं क्या? मीलिया। अब आप याद रखिए बच्चे का
फर्स्ट पासिंग स्टूल मेकोनियम। बच्चे की बॉडी पर जो वैक्सी सब्सटेंस लगा हुआ था वो कहलाता है वर्निक सिजोसा। अब यहाँ पे बच्चे की जो बॉडी पे आपने बैक साइड देखा होगा डार्क ब्लूइश या आपको डार्क ग्रीनिश टाइप के स्पॉट दिखते हैं, वो कहलाते हैं मंगोलियन स्पॉट। और यदि बच्चे की बॉडी पर सेबेसियस ग्लैंड के कारण, सेबेसियस ग्लैंड के डिस्टेंशन होने के कारण कुछ वाइट डॉट, शाइनी वाइट डॉट रहेंगे फेस पर या फिर चीक्स पर और नोज पर, वो कहलाते हैं मीलिया। नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग ओबेस। मोटापे के डर से मन में एक भ्रम बैठ जाना कि हम खा पी के मोटे होंगे तो खाने को मना करना, वो क्या है? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, पाइका या फिर डाइटिंग। तो यहाँ पर यदि मोटे होने से डरना है तो खाते ही नहीं है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब एक बार में बाइंज ईटिंग कर लेना, मतलब एक बार में 10 रोटी खा लेना, एक थाली भर के चावल खा लेना, बाइंज ईटिंग करना, और आफ्टर दैट खाने के बाद मुंह में उंगली डाल के सब वॉमिट कर देना, वो है बुलिमिया नर्वोसा। पाइका का मतलब होता है कि जो खाने पीने के सब्सटेंस नहीं है, मतलब नॉन ईटिंग सब्सटेंस को खाना, लाइक चौक खाना या फिर दीवार से जो प्लास्टर लगा है वो निकाल के खाना, वो होता है पाइका। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर, जहाँ पर एक इंटेंस डर लगता है मोटे होने का, तो इसमें खाते ही नहीं है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में अच्छा खूब खा के और मुँह में उंगली डाल के वॉमिट कर देना, वो है। पाइका में नॉन ईटिंग सब्सटेंस का खाना। नेक्स्ट वन, लाइना नियाग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस हार्मोन। तो यहाँ पर लाइना नियाग्रा, ये रहा प्रेगनेंसी वाला ये जो टमी है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके यहाँ पर चेस्ट तक, जेरोक्स्टेनम तक, यहाँ पे क्या रहेगी? एक लाइन बनी होती है और एक डार्क लाइन होती है। अब जिनकी स्किन क्या है, ब्राउन है या बहुत लाइट है, तो ये क्या रहेगी? ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइज होगी, और जिनकी डार्क स्किन है उनमें ये भी डार्क लाइन रहेगी। तो अब ये क्या कहलाती है? लाइना नियाग्रा। अब प्रेगनेंसी में ये जो लाइन जितनी ज़्यादा विजुअलाइज होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटल लैक्टोजन या फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारी स्किन का कलर किस हार्मोन से डिसाइड होता है? मेलानिन से। किससे? मेलानिन से। अब यही हार्मोन, यही जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही हार्मोन के कारण ये जो लाइन बनती है प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद कुछ समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाती है। तो ये कहलाती है लाइना नियाग्रा। और ये लाइन का ज़्यादा हाईलाइट होना या कम हाईलाइट होना वो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। जो MSH हार्मोन है उसके कारण जितना ज़्यादा इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ये लाइन क्या रहेगी? ज़्यादा विजुअलाइज होगी। एक होता है स्ट्रेच मार्क्स, उनको क्या कहा जाता है? ये तो है लाइना नियाग्रा। एक होता है स्ट्रेच मार्क, वो जनरली देखने को कब मिलते हैं? जब स्किन, जैसे आप कोई रबड़ खींचेंगे तो रबड़ ब्रेक हो जाएगी, वैसे स्किन की इलास्टिसिटी ब्रेक होने के कारण स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। नेक्स्ट वन, कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स, यदि किसी मरीज की पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्री को प्राइवेट रखा जाता है तो ये कहलाती है कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। हमारी नर्सिंग में हमें सिखाया जाता है, मेडिकल फील्ड में सिखाया जाता है कि कोई मरीज, उसकी हिस्ट्री आप ऐसा नहीं कि उसके अगल बगल वालों को बता दें कि भाई इसको एड्स हो गया है, इसको TB हो गई है। तो स्पेशली जो गोपनीय बातें हैं, एक तरीके से हम कहेंगे गोपनीयता बनाए रखना, कहलाती है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। अब उसकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 कॉसेस। तो 21 नंबर की जो ट्रायोसोमी है क्रोमोसोम की, वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। क्या है? ये कहलाती है डाउन सिंड्रोम। आपको जो अलग अलग टाइप के सिंड्रोम दिए गए हैं, क्या है यहाँ पर? दूसरा है हमारा टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और ये किसके कारण होता है? इसमें पर्सन का, क्या है यहाँ पे? इसमें पर्सन का जो स्ट्रेचर है, बॉडी का स्ट्रेचर कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। और यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के अलावा कहा गया एडवर्ड क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपको यदि ये एग्जाम में आते हैं तो ये किस नंबर की ट्रायोसोमी है? ये है 18th की। किसकी है? ये जनरली 18th की।
तो यहाँ पर आपको पूछे ट्रायोसोमी 13, ये देखिए यहाँ पे 21 है, तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। अब आपको यदि बात की जा रही है 18 की, ये हो जाएगा 18। एडवर्ड सिंड्रोम का क्या है हमारा? 18 ट्रायोसोमी है यहाँ पे आपकी। क्लियर। और यदि ट्रायोसोमी 13 की बात की जाए तो वो होता है पटाऊ सिंड्रोम में। किसमें? पटाऊ। नेक्स्ट वन इज a system to classify the injured on the basis of severity of the injuries and their likelihood to survival in case of disaster। तो डिजास्टर के समय क्या है? आपदा के समय, डिजास्टर के समय किस मरीज को आप सबसे पहले केयर देंगे, किसको थोड़ा सा बाद में देंगे? तो एक क्लासिफिकेशन किया जाता है सीवियरिटी ऑफ इंजरी पर। बेस्ड ऑन इंजरी किसी को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, किसी को आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस है क्या है? ट्रियाज है, सीरियसनेस है, सीवियरिटी है, इमरजेंसी है। ये कहलाता है ट्रियाज सिस्टम। यदि ग्रीन है मतलब मरीज ओपीडी में ही ठीक हो जाएगा। यदि येलो कलर का ट्रियाज आप कलर कोड यूज़ करते हैं मतलब ऐसा पेशेंट होगा जिसको नॉर्मल सा फ्रैक्चर हुआ है। यदि रेड है तो मरीज को सीवियरली इंजरी हुई है और उसके बचने के चांसेस हैं, तो आप उसको इमीडिएट हॉस्पिटल भेजेंगे। मतलब पेशेंट की जान जाने ही वाली, आप उसको नहीं बचा सकते हैं तो उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो ये ट्रियाज है। क्या हो जाएगा? ये ट्रियाज। बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इंजरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज के हिसाब से सर्वाइवल रेट क्या रहेंगे, तो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है वो कहलाता है ट्रियाज सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो भारत में गर्ल्स की जो एज है शादी के लिए, एज है जो, वो क्या है? ऑप्शन में 14 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर। मिनिमम एज क्या है गर्ल्स की शादी के लिए? तो मिनिमम एज है गर्ल्स की एज पर द गवर्नमेंट के, यदि हम बात करें तो प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 2006 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कितना है? पहले थी 18 ईयर। कितनी थी? 18 ईयर, बट नावाडेज हो गई है 21। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको है जो थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स की जो नावाडेज एज है यदि हम बात करें तो कितनी हो गई है? वो हो गई है 21 ईयर। तो यहाँ पर आपको 21 ईयर तो है नहीं, पहले 18 थी बट अभी 21 साल है जो हो गई है। लीगल एज है जो 21 है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। ऐसी कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा डायरेक्ट मायोमेट्रियम से अटैच होगा वो क्या है? प्लेसेंटा बेटलडोर, प्लेसेंटा वेलामेंटस, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर प्लेसेंटा एक्रेटा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच रहता है वो कहलाती है प्लेसेंटा एक्रेटा। नेक्स्ट वन इज दीज आर द बेसिक यूनिट्स फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमारे शरीर की बेसिक यूनिट ऑफ क्या है? बेसिक यूनिट कहलाती हैं क्या? सेल्स। क्या है? कोशिकाएं। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल्स। नेक्स्ट वन कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड इन द केस ऑफ। तो कार्डियक आउटपुट किस केस में बढ़ेगी? शॉक, अरिथमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपोक्सिया में। तो ये बढ़ जाएगी हाइपोक्सिया के केस में। नेक्स्ट वन ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉइल्ड वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट है लाइक प्लेसेंटा हो गया, ब्लड स्पॉइल्ड यहाँ पे कॉटन हो गया, वो सब जाएंगे किस में? येलो कलर के बैग में, पीले थैले में। नेक्स्ट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के आवश्यक अंग क्या है? एमसीएच केयर के यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का मतलब है एमसीएच केयर के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं? आपको ऑप्शन में है हेल्थ सर्वे, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। दूसरे में है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, रिफरल सर्विसेज डिलीवरी। तीसरे में ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, और लास्ट में मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो एमसीएच केयर में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इंक्लूड नहीं होंगे, रेफरल सर्विसेज नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ओनली डिलीवरी की बस बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बच्चे की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पर होगी मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग। क्या होंगी? तीनों चीज़ें एमसीएच सर्विसेज में इंक्लूड होंगी।
नेक्स्ट वन, एन एडल्ट थ्रोइंग अ टेम्पर टेंट्रम वाइल ही डज व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ओन वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि किसी को अपने मनपसंद तरीके का कार्य ना होने पर गुस्सा आना एक तरीके से, तो क्या कहलाएगा? रिग्रेशन, अनडूइंग, सब्लिमेशन या रिप्रेशन। आपके मन का आपने फ्यूचर में कुछ नहीं किया, पास्ट में कुछ नहीं किया, उस चीज़ का आपको क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है, और उस चीज़ को सोच के आपको गुस्सा भी आ रही है, तो ये कहलाता है रिग्रेट होना। क्या होना? रिग्रेट होना और रिग्रेशन। हम चाहते थे कि जब हमने 12th की उसके बाद हम क्या करें, उस टाइम पे PMT एग्ज़ाम होता था, वो क्लियर ना करके हम नर्सिंग कर लिए। लेकिन नाउअडेज़ जब आप डॉक्टर्स को देखते हैं, नर्सेस को देखते हैं, तो आपको लगता है कि हमने 1 साल और मेहनत की होती तो हम अभी डॉक्टर बन जाते। लेकिन नर्सेस भी डॉक्टर से कम नहीं हैं केयर करने के मामले में। तो यहाँ पर वो क्या है हमारा? वो कहलाता है रिग्रेशन। नेक्स्ट वन, पेन स्केल इन क्लिनिकल सेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेन स्केल है जो क्या है? दर्द नापने वाली स्केल है। किसका उदाहरण? विजुअल एनालॉग, ग्राफिक रेटिंग स्केल, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल या फिर चेकलिस्ट। तो पेन स्केल आप यूज़ क्या करेंगे? मरीज को कहाँ कितना पेन हो रहा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप बता पाएंगे, तो वो कहलाती है विजुअल एनालॉग स्केल। नेक्स्ट वन, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था जहाँ पे आपको डिस्निया था, डिस्टोकिया था, डिस्मेनोरिया था। तो डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग का मतलब होता है डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। डिस्निया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। क्या है? ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। डिस्फोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सेसिव स्वेटिंग होना। नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक्स आर कम्प्लीटली इनफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी? लाइक हमारी पेनिसिलिन हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक हैं। किस पे काम नहीं करेंगी? अमीबियासिस पर, वायरस पर, बैक्टीरिया पर, फिर माइक्रोब्स पर। तो एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती हैं। वायरस पर काम करने वाली ड्रग है एंटी वायरल ड्रग। क्या है? एंटी वायरल ड्रग। लाइक आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या किसी पेशेंट को स्वाइन फ्लू हुआ है, आप उसको क्या देंगे? आप उसको एंटी वायरल देंगे, टेमी फ्लू देंगे। लेकिन यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तब आप उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एवेलुएटिंग एम्प्लॉय। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब एंटीवायरल की बात की जा रही है तो आपको यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए, फ्लू के लिए जो एंटीवायरल है सबसे कॉमन वो होती है ओसेल्टामिविर, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है और मार्केट में टेमी फ्लू के नाम से अवेलेबल होती है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एवेलुएटिंग एम्प्लॉयज़ टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस ऑन देयर प्रेजेंट जॉब एंड डिसाइड देयर बेनिफिट्स। तो कर्मचारियों के लिए उनके काम के हिसाब से जो वो जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका बेनिफिट मिलना और उनको उस चीज़ के लिए क्या करना, एक तरीके से उनकी सैलरी भी बढ़ाना, तो वो क्या है? वो कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। अब यहाँ पर क्या है? दिमाग में इलेक्ट्रिकल करंट लगा के ग्रैंड माल सीजर को क्या करना है? आपको इंड्यूस करना है। क्या करना है? ग्रैंड माल सीजर को इंड्यूस करना है दिमाग में करंट लगा के। आर्टिफिशियल है यहाँ पर, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये दी जाती है जनरली किसमें? डिप्रेशन में। यदि मरीज़ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है तब उसको उस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए ECT है जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है देने के लिए। फोटोथेरेपी की जाती है यदि बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाए तब दी जाएगी। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड सेल्स। तो लोकल ब्लड सेल्स और कैपिलरी ब्लड सेल्स में गैसेस का एक्सचेंज क्या कहलाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, इंटरनल, सेल्यूलर या फिर एक्सटर्नल। तो यहाँ पे बाहर से यदि बायोनोज है जो आपको कहते हैं गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो एक्सटर्नल होता है। लेकिन यहाँ पर इन सेल्स के बीच में बात की जा रही है, कहाँ पे? कैपिलरी और लोकल ब्लड सेल्स के बीच में हो रहा है, तो यह है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज द पावर टू टेक डिसीजन इज। निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है हमारी अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी, अधिकार। नेक्स्ट वन इज
मंगोलॉइड फेसेस आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। तो मंगोलियन फेस किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? सिकल सेल एनीमिया में, बीटा थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया में। मंगोलियन फेस देखने को मिलते हैं हमें बीटा थैलेसीमिया में। किसमें? बीटा थैलेसीमिया में। नेक्स्ट वन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर द डिसऑर्डर ऑफ। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब सुनने में, और सुनने वाले देखने को मिलते हैं परसेप्शन में। पर्सन को लगेगा कि कोई मेरी भाई बुराई कर रहा है। नेक्स्ट वन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कोलेरा। तो कोलेरा को कॉज कौन करता है? कोलेरा को कॉज करता है विब्रियो कोलेरा। कौन कॉज करेगा? विब्रियो कोलेरा। इकोलाई के जो कॉमन रिस्पॉन्सिबल है जनरली यूटीआई के लिए कंसीडर होता है, और यहाँ पे विब्रियो कोलेरा जो कि हैजा के लिए है। नेक्स्ट वन इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा? तो रहेगा ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला वाले पेशेंट में। बाकी कोमाटोज है, पल्मोनरी एडिमा, अस्थमा इनमें है जो ये हो सकता है, लेकिन जो ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला वाला है उसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो वैक्सीन दी जाती है टीबी के अगेंस्ट तो बीसीजी बेसिलाई कालमेटिक यूरिन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। लेफ्ट अपर आर्म में परमानेंट लाइफ टाइम स्कार फॉर्मेशन करती है और ये प्रोटेक्ट करती है एटलीस्ट 20 ईयर तक। कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 महीने की उम्र तक सेम डोज रहेगा, और 1 महीने की उम्र तक नहीं दे पाए तो 1 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक है। सेम रूट, डोज डिफरेंट, बट यहाँ पे सेम साइट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। यहाँ पे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी किस मरीज को ट्रीट करने में यूज़ होगी? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, मर्करी पॉइजनिंग में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर नार्कोटिक में। तो मर्करी, ऑर्गेनोफॉस्फेट और यहाँ पे नार्कोटिक, इन सब के एंटीडोट दिए जाएंगे, लेकिन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई हो। नेक्स्ट वन Client who have undergone spinal surgeries are turned in the bed using। यदि किसी मरीज की स्पाइनल सर्जरी हुई है तो उनको यहाँ पे किस तरीके का बेड यूज़ किया जाएगा? लॉग रोल टर्न, कैन, क्राइसिस क्रॉस वेस्ट या फिर ट्रांसफर बेल्ट। तो यहाँ पे उनको इस तरीके से ये कहलाता है लॉग रोल। तो यदि किसी मरीज की स्पाइनल सर्जरी हुई हो तो इनके बेड के लिए घुमाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लॉग रोल टर्न का। नेक्स्ट वन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर बाइसोप स्कोर शुड बी। यदि लेबर इंड्यूस करना है तो बाइसोप स्कोर एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 5 to 6, 3 to 4, 4 to 5 या फिर 6 से ज़्यादा। बाइसोप स्कोर सिस्टम है जो लेबर इंड्यूस करने के लिए यदि यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर एटलीस्ट कितना होना चाहिए कि आप लेबर इंड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये होती है इसकी स्कोरिंग सिस्टम है, एक तरीके का स्कोरिंग सिस्टम है 0 to 13 तक का। क्या है? 0 to 13 तक का। वेजाइनल डिलीवरी यदि होनी है, जैसे सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी होनी है, तो यहाँ पर प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम भी इसको हम कहते हैं 0 to 13 तक का। लेकिन जब लेबर इंड्यूस करने के लिए बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम कितना होना चाहिए? मोर देन 6। कितना? मोर देन 6 हो, तभी इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा? लेबर को इंड्यूस किया जाएगा। यदि 4 से कम आता है मतलब सर्विक्स फेवरेबल नहीं है और ये सर्वाइकल राइपनिंग की प्रोसेस और यहाँ पे इंड्यूस करना है जो इफेक्टिव कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इम्यूनिटी गिवन बाय टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है। यदि किसी मरीज को टेटनस की वैक्सीन दी जा रही है तो कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? पैसिव, इनेट, हार्ड या फिर एक्टिव? तो जन्मजात मिलेगी जो माँ से बच्चे में वो रहेगी, और यदि डॉग बाइट के लिए आपने रेबीज दी पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस और ये यहाँ टेटनस टॉक्साइड से दी जा रही है तो ये होगी एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन सिलेक्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट ब्रॉडली कवर्स अ स्पेसिफिक टॉपिक इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक सिलेक्टेड पोर्शन है जो कि एक स्पेशल टॉपिक को कवर करता है, वो कहलाता है नैरेटिव रिव्यू। क्या है यहाँ पे? नैरेटिव रिव्यू। नेक्स्ट वन
विच मेंटल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम विड्रावल, फैंटेसी, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट स्पेशली इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन में देखिए, एक्सट्रीम विड्रावल मतलब सबसे दूर हो जाना, एक तरीके से वो डिल्यूजन में रहेंगे, हेल्यूसिनेशन भी होगा, दूसरों से बात नहीं कर पाएंगे, गुमसुम रहेंगे, वो कहलाता है ऑटिज़म। नाउअडेज आप यदि शहर के बच्चों को देखेंगे तो उनमें आपको 10 बच्चे देखिए, 10 में से 2 बच्चे आपको ADHD के मिल जाएंगे और 2 बच्चे मिल जाएंगे आपको ऑटिज़म के। रीज़न इसका पेरेंट्स का बिज़ी होने के साथ साथ बच्चों के हाथ में मोबाइल होना, आँखों के सामने स्क्रीन होना, तो ये मेन रीज़न होते जा रहा है। नेक्स्ट वन, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू एक्सपेल द फीटस नॉर्मली ड्यू टू टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कैनाल इज कॉल्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि यूट्रस का फीटस को नॉर्मली बाहर निकालने से, एक्सपल्सन करने से क्या होना, फेल हो जाना। अब या तो ये किसी भी तरीके का या कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आ रहे हैं या ना के बराबर आ रहे हैं, और बर्थ कैनाल में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा यूट्राइन इनर्टिया। क्या है यह? यूट्राइन इनर्टिया। नेक्स्ट वन, असाइनमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज इज नोन एज। यदि आपके मैनेजर ने कुछ टास्क दिया और आपको वो करना ही करना है, यहाँ पे है मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है और वो आपको मानना है। जैसे आपका मैटर्न आपको हॉस्पिटल में कुछ काम देता है और आपको वो करना ही करना है, मतलब अपर टू लोअर मैनेजमेंट होगा यहाँ पर, तो ये कहलाता है डेलीगेशन। क्या है यह? डेलीगेशन। नेक्स्ट वन, गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू पेशेंट इज, मरीज को गलत दवा देना क्या है? असॉल्ट है, नेग्लिजेंस है, नॉइसेंस है, बैटरी है, तो ये कहलाता है नेग्लिजेंस और लापरवाही। नेक्स्ट वन, एपिकल पल्स इज फेल्ट एट। बच्चों में यदि हम बात करें तो कॉमनली जो पल्स चेक की जाती है वो होती है एपिकल पल्स। यदि बड़ों में बात करें इमरजेंसी में, वो होती है कैरोटिड नेक के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एपिकल पल्स है कहाँ पे आप चेक करते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हार्ट के यहाँ पर। नेक्स्ट वन, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ swallowing एरिया द इंडेंटेशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड द। यदि आपने किसी स्वेलिंग वाले एरिया पे प्रेशर लगाया और उसके बाद कुछ सेकंड तक जो प्रेशर है वो लगा रहा और स्किन वापस से बैकआउट नहीं होके आई, तो वो कहलाता है पिटिंग एडिमा। क्या है ये? हमारा पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट वन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद जो इसी तरीके का नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। इन ABC एनालिसिस विच ऑफ द आइटम आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड परचेस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर ABC एनालिसिस में बार बार कोई चीज़ खरीदी जा रही है और बड़ी मात्रा में खरीदी जा रही है, तो वो क्या है? वाइटल आइटम्स, B आइटम्स, C आइटम्स या A आइटम्स। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो, जिसमें आपकी एज़ पर मेरे नॉलेज के सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे कम्युनिटी, रिसर्च, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी OBG भी कवर हुई है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कवर हुआ है, MSN भी कवर हुआ है। तो इस तरीके के आपको डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। कोशिश करूँगी कि इस दोनों फॉर्मेट में रहे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं, जिनका नेक्स्ट मंथ पेपर है, उन सभी के लिए चार्जेस हैं जो डिडक्ट किए गए हैं। जो आपको चार्जेस 300 और 350 थे, वो चार्जेस आपको ओनली 250 रुपीज़ किए गए हैं, ओनली फॉर 10 डेज़ के लिए। क्योंकि आफ्टर 10 अप्रैल के बाद आपके चार्जेस सेम रहेंगे 299 और 350। तो जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ANM वाले जो PDF लेना चाहते हैं, NM वाले ले सकते हैं, CHO वाले लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और रही बात किसी पर्टिकुलर पेपर की, जब भी आपको इस चैनल पर या किसी और प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाए, तो आप लोग प्लीज़ चेक किया कीजिए, क्योंकि नर्सिंग का सेक्शन तो हमारा INC के एज पर सिलेबस रहता है। सभी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में हेल्प जरूर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।